पेज 154 क्वेश्चन नंबर सेकंड। बताइए कि ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करना होता है कि एडजस्टमेंट से? एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना होता है। एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ रहे हैं जी हम। राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ओवर 5 इयर्स। ट्रायल बैलेंस में ढूंढे जी, दे रखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, पहली आइटम दे रखी है। फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट डेबिट साइड में 20,000। सर डेबिट साइड में कितने टाइप के अकाउंट मिलते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? एसेट और एक्सपेंस। क्रेडिट साइड में कितने टाइप के अकाउंट मिलते हैं? तीन टाइप के। कौन कौन से? लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। तो जब भी आपको अमाउंट डेबिट में दिख जाए समझ जाओ या तो ये एसेट है या फिर ये एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। क्वेश्चन में बोला हुआ है इस एक्सपेंस को 5 सालों में राइट ऑफ करो। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वही तो है कि हमें एडवर्टाइजमेंट डेबिट कराया है, 20,000 रुपए खर्च करे हैं और हम ये मान रहे हैं हमारे लिए बड़ा अमाउंट है, हम इसको 5 साल में राइट ऑफ करने वाले हैं। मतलब 20,000 में से 1/5 4,000 रुपए इस साल एक्सपेंस मान लेंगे और बाकी का बचा 16,000 ये नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले साल। इसी को बोलते हैं सर फिक्टिशियस एसेट। fictitious asset is nothing but deferred revenue expenditure which has been made as an asset। हमने 20,000 में से 5 का राइट ऑफ करना है, डिवाइड बाय 5 कर दिया इसको सिंपल। 20,000 को 5 साल में मुझे एक्सपेंस मानना है तो डिवाइड बाय 5 कर दिया मैंने इसको सिंपली। 4,000 रुपए आ गए, तो 4,000 रुपए एक्सपेंस मुझे इस साल मानना है और बाकी का 16,000 आने वाले ईयर्स में मानूंगा। तो सर एक्सपेंस को मैं आने वाले ईयर्स में लेकर के जा रहा हूं। सर अब इस साल से अगले साल जाने के लिए एक ही बस मिलती है जिसका नाम बैलेंस शीट है। इस बस के अंदर सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। इस बस में एक्सपेंस का बैठना अलाउड नहीं है, इस बस में इनकम का बैठना अलाउड नहीं है। तो इसलिए हम इस एक्सपेंस को एसेट बना करके लेके जा रहे हैं, बैलेंस शीट में बिठा रहे हैं। सर एक्सपेंस को एसेट ही क्यों बनाया? लायबिलिटी बना लेते। एसेट और एक्सपेंस इन दोनों का डेबिट नेचर होता है, इसलिए एक्सपेंस को हम एसेट ही बना सकते हैं, लायबिलिटी नहीं। तो इस 16,000 रुपए के एक्सपेंस को हम एसेट बना करके बैलेंस शीट में बिठा रहे हैं। ठीक है जी। अब अगले साल क्या होगा? क्वेश्चन हालांकि एक ही साल का है, मैं बता रहा हूं मनुष्य के लिए। अगले साल क्या होगा? 16,000 में से 4,000 अगेन एक्सपेंस मान लेंगे और बचा 12,000, फिर वो बन जाएगा फिक्टिशियस एसेट, वो अगली वाली बस में बैठेगा अगले साल की। फिर अगेन 4,000 एक्सपेंस मानेंगे, 8,000 की एसेट बचेगी। फिर 4 एक्सपेंस मानेंगे, 4 की एसेट बचेगी। फिर 5वें साल में पूरा एक्सपेंस बन जाएगा जो बचा हुआ था, तो कोई एसेट नहीं बचेगी। इसे बोलते हैं एक्सपेंस को कई ईयर्स में राइट ऑफ करना। एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फिक्टिशियस एसेट बना करके लेके जाते हैं आने वाले ईयर्स में। हाँ जी। नेक्स्ट ईयर में कितना अमाउंट लेके जाना है? 16,000। इस साल कितना एक्सपेंस बनाना है? 4,000। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 20,000 को डिवाइड कर दिया हमने 5 से, ऐसे आया 4,000। एडवर्टाइजमेंट 20,000 में से हमने माइनस कर दिया 4,000। बढ़े आगे। डेबिट चेक करते हैं सर। 20,000 रुपए ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, 20,000 रुपए एक ही बार आया एसेट साइड में। एडजस्टमेंट में लिखे राइट ऑफ करने वाली बात, अमाउंट में लिख रखा, अमाउंट में खुद कैलकुलेट करा, 4,000 आया। 4,000 एडजस्टमेंट में दे रखा है, कितनी बार आना है? 2 बार आना है, एक डेबिट में क्रेडिट में। एसेट में से माइनस करा तो क्या करा? क्रेडिट करा। पहला डेबिट में लिखा तो क्या करा? डेबिट करा। डेबिट हो गया और क्रेडिट हो गया, बराबर हो गया पूरा। एडजस्टमेंट हमेशा 2 बार, एक डेबिट एक क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस हमेशा एक बार, जिस भी साइड दे रखा है।
तो अगर इसका अमाउंट डेबिट में दे रखा तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में दे रखा हो तो क्रेडिट में आएगा। ये चैप्टर आपको 4 साल लगातार करना है। 11th क्लास में प्रोप्राइटरशिप का, 12th क्लास में पार्टनरशिप और कंपनी का, जब ग्रेजुएशन में आ जाओगे फर्स्ट ईयर में तो प्रोप्राइटरशिप का भी करना है, और नए टाइप के बिजनेस देखोगे जैसे कि जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, उन लोगों का करना है। जब 12th क्लास जो ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में आ जाओगे तो कंपनी के बनाओगे, ये फाइनल अकाउंट। 4 साल लगातार करना है सेम चैप्टर, बहुत स्ट्रांग रखना है सर। इसलिए 11th क्लास में इसकी वेटेज है, मैंने बताया था प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटेंट होते हो चाहे जूनियर चाहे सीनियर, ये बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट बनाने का काम तो डेफिनेटली आना ही आना। मैंने क्लास में ऑडिट रिपोर्ट भी पढ़वाई थी एक बार, पढ़वाई थी ना? यस सर। हाँ जी, तो उसमें भी बैलेंस शीट थी, ट्रेडिंग के अंदर बैलेंस शीट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 पर आगे। Bills receivable includes a bill of 5,000 which has been dishonored। सर चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन आ गया ये कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक बीआर है, वो डिसऑनर हो गया है, तो अब हमें क्या इफेक्ट डालना है उसका, तो हमें उसकी जर्नल एंट्री अगर पता है तो इफेक्ट डाल सकते हैं। बताइए कि बीआर डिसऑनर हो जाता है तो क्या जर्नल एंट्री होती है इसकी? ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। क्या बता? डेटर टू बीआर। ड्रॉ अकाउंट ये डेटर टू बीआर आंसर आया है, और ड्रॉ अकाउंट डेबिट टू बीआर। ड्रॉ कोई अकाउंट नहीं होता, और बैंक डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बीआर। और कोई आंसर? सर डेटर टू क्रेडिटर। हाँ जी, डेटर टू क्रेडिटर। डेटर टू क्रेडिटर, और कोई आंसर? सर बीआर टू डेटर। बीआर डेबिट टू डेटर, सर डेटर डेबिट टू बीआर। ये तो हो गया है ना। और फिर में जो बोर्ड ना लिखा हो, और कोई ऐसा आंसर? चलिए देखते हैं, पहले इस पर आते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। इस जर्नल एंट्री की मुझे बताना नरेशन क्या है? बीइंग बीआर डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बीआर डिसऑनर नहीं हुआ, बैंक से डिस्काउंट करा रहे हैं। डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि मैच्योरिटी पर जिसने पैसे देने थे डेटर ने उसने पैसे नहीं दिए, इसे डिसऑनर कहते हैं। और डिस्काउंटिंग किसे कहते हैं कि मेरे पास अभी अभी बीआर आया, अभी 3 महीने का समय बचा हुआ है, मुझे अभी पैसों की नीड है, तो मैं बैंक से जाकर के बोलता हूं मुझे इंटरेस्ट काट करके अभी पैसे दे दो और आप लेना मैच्योरिटी पर डेटर से पैसे। डिस्काउंटिंग उसे कहते हैं। तो ये डिस्काउंटिंग की एंट्री है, डिसऑनर की नहीं, इसको काट देते हैं। बीआर टू डेटर, ये डेटर से जब बीआर लेते हैं, जिस टाइम सामान बेचा उसी टाइम बीआर ले लेते हैं, ये उसकी एंट्री है, ये डिसऑनर की एंट्री नहीं, इसको भी काट देते हैं। ये दोनों डिसऑनर की एंट्री हैं, लेकिन कौन सी सही? तो देखिए जी, डिसऑनर की एंट्री बदल जाती है, डिपेंड करता है कि बीआर के साथ हम लोगों ने क्या करा। बीआर अपने पास रखा, रिटेंशन, पहला केस रिटेन करना। बीआर डिस्काउंट करा लिया, बीआर बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए, या बीआर एंडोर्स कर दिया। 4 सिचुएशन होती है। बीआर अपने पास रखना एक सिचुएशन, बीआर डिस्काउंट करा लेना दूसरी सिचुएशन, बीआर बैंक में भेजना कलेक्शन के लिए तीसरी सिचुएशन, और बीआर एंडोर्स कर देना चौथी सिचुएशन। चारों केसेस में अलग अलग एंट्री होती है। हमें कैसे पता लगेगा सर कौन सा केस है? क्वेश्चन में हिंट अवेलेबल है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा है? बी आर इंक्लूड्स अ बी आर, मतलब वो बी आर के अंदर इंक्लूड है। सोच के देखो, अगर मैंने बैंक से डिस्काउंट करा लिया होता बी आर, तो बी आर मेरे बुक्स में होता ही नहीं। अगर मैंने बी आर एंडोर्स कर दिया होता तो बी आर मेरे बुक्स में होता ही नहीं। अगर मैंने बी आर बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेज दिया होता तो भी बी आर मेरी बुक्स में नहीं होता। ये बी आर मेरी बुक्स के अंदर ऑलरेडी है, इसका मतलब रिटेन वाला केस। हमें बी आर मिला और हमने उसको रिटेन करके रखा हुआ, ये वाला केस। और हमारे पास अगर बी आर होता है और वो डिसऑनर हो जाए तो एंट्री क्या होती है? डेटर टू बी आर। बी आर नाम की शर्त खत्म हो गई, डेटर से पैसे ले रहे, ये आंसर है इसका। ध्यान रहेगा नहीं? ये चैप्टर कई चैप्टर को रिवाइज करवा देता है, जर्नल भी, लेजर भी, बिल ऑफ एक्सचेंज भी, रेक्टिफिकेशन भी, ट्रायल बैलेंस भी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हो रहा है तो आपको माइंड में ये बात फिट करनी है कि केस कौन सा। इंस्टेंट आंसर नहीं देना होता,
हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड्स हैं वो डेबिट क्रेडिट में कुछ भी बोल दी, एंट्री कंप्लीट कर दी, जल्दी आंसर करके कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही कोई टॉपिक आ जाए बीआर का, तो बीआर चैप्टर में पहुंच जाओ, ध्यान करो कि क्या क्या था, कौन कौन से केस थे, हम किस केस में हैं, उस हिसाब से हमें आंसर देना है। बीआर के अंदर इंक्लूड है वो वाला बीआर जो डिस्काउंट हुआ है, इसका मतलब हमने बीआर अपने पास ही रखे हुए था, ना किसी को एंडोर्स करा, ना डिस्काउंट कराया, ना कलेक्शन करे हुए। रिटेन वाला केस है ये, जिससे बीआर लिया हो उसे करो डेबिट, और जिसे बीआर दिया हो उसे करो क्रेडिट। हमने इस क्वेश्चन में बीआर किसी को दिया ही नहीं, इसलिए बीआर क्रेडिट कर रहा है। डेबिट टू क्रेडिट वाला आंसर कब बनता, जब हमने एंडोर्स कर दिया होता किसी को। ठीक है, चलिए, तो ये वाली एंट्री पास करनी है। मुझे बताओ, ये वाली एंट्री पास करने के बाद डेटर बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? सर डेटर एसेट होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट करने से बढ़ेगा। मुझे बताइए, इस एंट्री के बाद बीआर कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा सर। बीआर भी एसेट होता है, क्रेडिट करने से कम होता है, डेबिट करने से बढ़ता है। सिंपल करना क्या है, डेटर में प्लस कर देना है और बीआर में माइनस कर देना है। नोट हो लीजिए, डेटर कहां है? डेटर है ऊपर तक एक नंबर पे डेटर। सर अमाउंट नहीं पता लग पा रहा मुझे, कौन सा अमाउंट है इसका? 82,000। हां जी, क्योंकि सर डेटर एसेट में होते हैं और क्रेडिटर लायबिलिटी में होते हैं, इसलिए डेटर का डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस। तो डेटर 82 वाले हैं। एड बीआर डिस्क ओनर 5,000। अभी इसको ऑर्डर कॉलम में नहीं लिखते, पोस्ट एडजस्टमेंट्स और आए इस पर, और बीआर भी ये लिखना है मेरे को। बिल्स रिसीवेबल, तो ऊपर से फोर्थ आइटम, लेकिन अमाउंट नहीं पता लग पा रहा मुझे, 15,000 है कि 25,000? 15,000। क्योंकि डेबिट में होती है एसेट, है ना? माइनस डिस्क ओनर 5,000। इसको भी छोड़ देते तो उसका कोई एडजस्टमेंट वगैरह और आए इस पर। गैप नहीं देना ना, जैसे इसके बाद तुरंत लिख देना, 2-3 लाइन गैप छोड़ देना यहाँ पर। इसको ज्यादा छोड़नी है, एडजस्टमेंट काफी सारी है इसके अंदर, 4 लाइन छोड़ देना। और मैंने वैसे भी एक पेज का फॉर्मेट बनाया ताकि आराम से खुला खुला करो। डेबिट कार्ड चेक करें जी। डेटर दे रखा है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में एक ही बार आना है, डेटर एसेट में लिखा है एक ही बार लिखा है। बीआर ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दे रखा है, एक ही बार आना है, बीआर एसेट में एक ही बार लिखा है। इस होने वाली बात एडजस्टमेंट में लिखी है, 2 बार आना। एसेट में प्लस करा तो क्या करा? डेबिट। प्लस करना सेम होता है, एसेट साइड में प्लस करा तो मतलब डेबिट करा, एसेट में से माइनस करा तो क्या करा? क्रेडिट करा, डेबिट पूरा हो गया। पॉइंट नंबर 3 पर आ गए जी। बैड डेट्स रिकवर्ड वर टेकन एज रिसीट फ्रॉम डेटर्स 5,000। बैड डेट्स रिकवर हुए और गलती से हमने उसको ऐसा मान लिया कि डेटर से पैसे मिले। माइंड में सोचो, रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, सोचिए माइंड में। बताइए, करेक्ट एंट्री बताइए। बैड डेट रिकवर टू बैड डेट, रेक्टिफाइड नहीं पूछना होगा, करेक्ट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो पहले ही पैसा मर चुका था ऐसा मान लिया था हमने, बाय चांस पैसा रिकवर हो गया, अब ये इनकम हो गई है, रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट, पैसा आ रहा है, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट। बताइए रॉन्ग एंट्री, गलती से क्या एंट्री हो गई है? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। हमने ऐसा मान लिया कि जैसे डेटर से पैसा मिल रहा हो, डेटर से पैसे मिलने की एंट्री तो ये होती है, तो ये एंट्री करनी चाहिए थी, गलती से हमने ये वाली एंट्री कर दी। अब इसको ठीक कर रहे हैं, रेक्टिफाइड कर रहे हैं। सर कैश में तो कोई गलती नहीं है, मैंने बताया था कैश में कभी गलती हो ही नहीं सकती, डेली बेस पे चेक होता है। बैड डेट्स रिकवर्ड, क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, क्रेडिट कर दो। डेटर गलती से क्रेडिट हो गया, इसको डेबिट कर दो। तो ये हुआ सर रेक्टिफाइड एंट्री। हमें इसका सीधा इंपैक्ट डालना फाइनल अकाउंट पे, जल एंट्री तो करनी नहीं है चैप्टर के अंदर। बताइए डेटर डेबिट करने से डेटर बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे, बढ़ा देते हैं इसको। ऐड बैड डेट रिकवर, कितना अमाउंट है जी?
5000। बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट हो रहा है, ये पांचों में से क्या होता है? बैड डेट रिकवर्ड रेवेन्यू होता है पांचों में से। इनकम मेन इनकम नहीं है, सेल्स की इनकम तो नहीं है, तो पी अकाउंट में जाएगी बाय बैड डेट रिकवर्ड 5000। चेक करें सर, एडजस्टमेंट है, दो बार आनी चाहिए। मैंने पीएनएल क्रेडिट में लिखा मतलब क्रेडिट करा, एसेट में प्लस करा मतलब डेबिट करा। एक डेबिट हो गया, एक क्रेडिट हो गया जी, पूरा हो गया। तो समझदार है जी, रिवाइज करना है हमको, तीनों एंट्री नोट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चौथे पेज पर, तो नालायक है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम नोटिंग करें, रिवीजन के टाइम ध्यान रहे कि इसमें क्या इंपैक्ट हुआ था। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि ये वाले एडजस्टमेंट एग्जाम में आएगी। 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि ये सेम एडजस्टमेंट एग्जाम में आएगी। फर्दर बैड डेट्स 2000। पॉइंट नंबर 5 उसी से रिलेटेड है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10%। पॉइंट नंबर 6 उसी से रिलेटेड है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 5%। अगेन पॉइंट नंबर 7 भी थोड़ा इससे रिलेटेड है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। काम चारों पॉइंट अलग से करेंगे स्पेशल, बाकी काम कंप्लीट करते हैं। 8 पॉइंट पर आ गए। 8 पॉइंट क्या लिखा हुआ था 8 पॉइंट में कि गोदाम में आग लग गई सर और 12,000 रुपए के गुड्स जल गए। ये लिखा हुआ है, गोदाम में आग लग जाती है और 12,000 रुपए गुड्स जल गए। इंश्योरेंस कंपनी से बात करी, उन्हें गुड्स दिखाए और उन्होंने कहा कि आपका क्लेम पास हो गया लेकिन 10,000 रुपए ही मिलेंगे। क्लेम एक्सेप्ट कर लिया इंश्योरेंस कंपनी ने, लेकिन सिर्फ 10,000 में एक्सेप्ट करा, 12 का नहीं। और एक्सेप्ट करने की डेट है 29 मार्च। एक्चुअल में जो पैसे मिले वो पैसे मिले 10 अप्रैल को, मतलब फायर जो लगी होगी वो 29 मार्च से पहले लगेगी। करेक्ट है, 29 मार्च से पहले फायर लगी है, उसमें गुड्स चल गए हैं 12,000 रुपए के। इंश्योरेंस क्लेम कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम पैसे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब जो सर्वेयर होता है जो चेक करने आता है आग लगी वो जेब में पैसे लेके नहीं आता, वो तो जब चेक करेगा सब कुछ अपनी रिपोर्ट बनाएगा, फिर अपनी रिपोर्ट सीनियर को देगा, सीधे अपने बेस पर चेक करेंगे, उसके कुछ दिन के बाद पैसा आएगा अकाउंट में। तो 10 अप्रैल को पैसा आएगा अकाउंट में, ये ट्रांजैक्शन दे रखी है जी हम। चलिए लॉस बाय फायर की जर्नल एंट्री पर आते हैं। लॉस बाय फायर अकाउंटेड डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम डेबिट टू परचेज। गुड्स चले 12,000 के, क्लेम एक्सेप्ट हुआ 10,000 का, क्लेम रिजेक्ट हुआ 2,000 का। कैपिटल जर्नल में सीख चुके हैं सर, स्पेशल क्लास लगाई गई थी लॉस बाय फायर वाले केसेस में। बराबर क्लेम मिले, कम क्लेम मिले या ना क्लेम मिले, ऐसे 3 केस कराए गए थे। सिचुएशन चौथी नहीं हो सकती कि लॉस से ज्यादा क्लेम मिल गया, ये पॉसिबल नहीं है सर। लॉस से ज्यादा कभी क्लेम नहीं मिलता, बिना स्टडीज में पढ़ चुके होंगे आप इंश्योरेंस टॉपिक के अंदर। जितना लॉस है उतना क्लेम मिलेगा मैक्सिमम, या उससे कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिलने की वजह होती है सर हमने जिस रीजन से करवाया, फॉर एग्जांपल हमने फायर इंश्योरेंस करवाया है लेकिन फायर की वजह से नहीं किसी और वजह से लॉस हुआ है तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। हमने इंश्योरेंस बहुत कम अमाउंट में करवा रखा है लेकिन गुड्स बहुत ज्यादा के थे, इसलिए कम इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। और जितना के इंश्योरेंस करवा रखा था उतने के ही गुड्स थे और उसी रीजन से गुड्स में आग लगी है तो पूरा क्लेम मिलता है उस केस में, ज्यादा क्लेम का कोई केस नहीं है। परचेज अकाउंट सर, गुड्स आए तो परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स जाएं तो परचेज अकाउंट क्रेडिट, इसलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ है पूरे 12,000। लॉस वही अमाउंट का है जितना क्लेम रिजेक्ट हुआ है। क्लेम रिजेक्ट हुआ है 2,000 रुपए का, तो लॉस भी 2,000 रुपए का। इंश्योरेंस क्लेम या फिर इंश्योरेंस कंपनी, ये हमारी डेटर बन गई इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट करा है कि वो 10,000 रुपए देंगे, डेटर बन गई। ध्यान दें मैंने 10 अप्रैल को इग्नोर करा,
रीजन हम अकाउंट्स बना रहे हैं सर 31 मार्च तक के। 31 मार्च के बाद क्या होता है क्या नहीं होता हमें अपने फाइनल अकाउंट के अंदर उसको नहीं डालना। 31 मार्च मान लीजिए आग लगी 1 अप्रैल को और हम अकाउंट्स बना रहे हैं 30 अप्रैल को, तो भी इसे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि अकाउंट्स बना रहे हैं 31 मार्च तक के। देखो जो अकाउंट्स 31 मार्च तक के बना रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होगा 31 मार्च को ही अकाउंट्स बनाएंगे। 31 मतलब प्रैक्टिकली क्या होगा कि मई जून में बना रहे होंगे अकाउंट्स हम, तो 31 मार्च तक के रजिस्टर या जो भी हम जहां भी सेव कर रहे हैं, जहां भी रिकॉर्डिंग 31 मार्च तक की रिकॉर्डिंग कर लें। अब उन रजिस्टर को हमने 31 मार्च को अलग स्टोर रूम में रख दिया होगा और नया रजिस्टर बनाया होगा 1 अप्रैल से, ऐसा हुआ होगा। और जब हम अकाउंट्स फाइनल अकाउंट बनाने बैठ रहे हैं, वो मई में बैठे हैं, जून में बैठे हैं, जुलाई में बैठे हैं, जब भी बैठे तो वो जो अप्रैल से मार्च का रजिस्टर होगा उसको उठा करके लाएंगे, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को कंसीडर करेंगे। तो अप्रैल या मई में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसे हमें अपने इन फाइनल अकाउंट में नहीं डालना। 31 मार्च तक जो जो हो गया उन सबको डालना। तो 31 मार्च तक दो चीजें हुई हैं, आग लगी और क्लेम एक्सेप्ट हुआ, पैसे नहीं मिले। क्वेश्चन में लिखा होता 29 मार्च को पैसे भी मिल गए, तो इंश्योरेंस क्लेम की जगह ना मैं बैंक लिख देता। तो ये पैसे 10 अप्रैल को मिले हैं, 31 मार्च के बाद हम कोई अकाउंटिंग नहीं कर सकते इस फाइनल अकाउंट के अंदर, वो नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में आएगा। 31 मार्च तक हमारी क्या पोजीशन है? 31 मार्च तक की हमारी ये पोजीशन है 10,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से लेने हैं, 12,000 के गुड्स कम हो गए, 2,000 रुपए का लॉस हो गया, तीन चीजें हुई है। ठीक है, अच्छा परचेज क्रेडिट कर रखी है मैंने, परचेज क्रेडिट करने से कम होती है कि बढ़ती है? कम होती है। परचेज एक्सपेंस है, डेबिट करने से बढ़ता है और क्रेडिट करने से कम होता है, कम कर लेते हैं। सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है एडजस्टेड परचेज, नया नाम है सर परचेजेस का, सिखाया जाएगा क्या होगा एडजस्टेड परचेज। अभी के लिए आपके लिए नॉर्मल परचेज है माइनस लॉस बाय फायर 12,000। अभी ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हो सकता है एडजस्टमेंट और भी आए परचेज की, तो और प्लस माइनस करना पड़ेगा। परचेज अकाउंट क्रेडिट करा है, मतलब परचेज कम करनी है, मैंने परचेज में से माइनस कर दिए 12,000 रुपए। अभी सॉल्व करके आउटर कॉलम में नहीं लिख रहे, वो सोल्यूशन आइटम और आ जाए। मैंने एंट्री के अंदर सर लॉस बाय फायर डेबिट करा, लॉस बाय फायर अब नॉर्मल लॉस है, गुड्स को बनाने का खर्चा नहीं है ये, इसलिए P&L अकाउंट डेबिट साइड। दो 2,000 कैसे आया सर? 12,000 के गुड्स चले और क्लेम मिला सिर्फ 10,000 रुपए का, तो लॉस हुआ 2,000 रुपए का। इंश्योरेंस क्लेम डेबिट करा सर, इंश्योरेंस क्लेम क्या है पांचों में से? एसेट है, पैसे लेने हैं उनसे, एसेट बैलेंस शीट में आएगी। चैप्टर 8 जब स्टार्ट किया गया था आपका टर्म 1 में जर्नल एंट्री, आपको पहली क्लास में सिखाया गया था सर हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। दो क्लासेस के बाद आपको बोला कि आपको गलत पढ़ा है, ट्रांजैक्शन की जरूरी नहीं है दो एस्पेक्ट हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं उसको। बेसिक रूल क्या है कि जितना डेबिट उतना क्रेडिट। मतलब ऐसी एंट्री हो सकती है कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, मतलब मैंने सामान बेचा कस्टमर को, उसमें कुछ कैश दिया कुछ चेक दिया, तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो दो से ज्यादा इफेक्ट हो गए ना, लेकिन डेबिट क्रेडिट बराबर रहेगा। अभी मैं ये बात कह रहा हूं कि 2-3 क्लासेस हो गई सर आपको पढ़ाते हुए चैप्टर, मैंने बोला था एडजस्टमेंट हमेशा 2 बार आएगी, एक डेबिट में क्रेडिट में। आप कह रहा हूं गलत पढ़ाया था, एडजस्टमेंट 3 जगह भी आ सकती है, 4 जगह भी, 10 जगह भी आ सकती है, लेकिन जितना डेबिट में आएगा उतना ही क्रेडिट में आएगा, ये बेसिक रूल फिक्स है। चेक करते हैं सारे ट्रांजैक्शन के अंदर, मैंने डेबिट साइड में से 12,000 माइनस करा, तो क्या करा? डेबिट करा क्रेडिट करा? क्रेडिट करा 12,000। P&L के डेबिट में लिखे 2,000, डेबिट करा 2,000, बैलेंस शीट की एसेट में लिखा 10,000, डेबिट करा 10,000। 3 इंपैक्ट है इसके, लेकिन टोटल डेबिट में गया 12, टोटल क्रेडिट में गया 12। डेबिट के बराबर होना चाहिए, इंपैक्ट उससे ज्यादा आ सकता है। ऐसी ट्रांजैक्शन बहुत कम होती है, 10 में से 1 होती है,
जिसका इम्पैक्ट 3 या 4 जगह पड़े, जनरली 2 जगह पड़ता है। क्लियर हो गई जी बात? तो ये पॉसिबल है इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट 3 जगह पड़े या 4 जगह पड़े या 5 जगह पड़े, लेकिन डेबिट क्रेडिट को आना चाहिए। जितना इम्पैक्ट डेबिट में, जितना प्लस डेबिट में उतना ही प्लस क्रेडिट में, या जितना डेबिट में माइनस उतना ही क्रेडिट में माइनस। डन। पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ है जी। अच्छा, पॉइंट नंबर 8 में ध्यान रखना कि क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है कि फायर लगी 5 अप्रैल को, फायर लगी 5 अप्रैल को, 10 अप्रैल को क्लेम एक्सेप्ट हुआ, 15 अप्रैल को पैसे मिले, तो आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना। 31 मार्च तक अगर आग लगती है तो ये हमें रिकॉर्ड करना, वरना रिकॉर्ड नहीं करना, वो अगले साल के बुक्स में आएगा ना। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन 31 मार्च के बाद किया तो बिल्कुल इग्नोर कर देना। 9 क्वेश्चन में आ गए जी हम। इंटरेस्ट इंक्लूड्स 500 रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर फॉर लेट पेमेंट। जनरली सर क्या होता है कि हम डेटर को डिस्काउंट देते हैं अर्ली पेमेंट पे। अगर वो पेमेंट जल्दी नहीं देता, टाइम पर देता तो डिस्काउंट नहीं मिलता, लेकिन अगर टाइम से ज्यादा लेट कर देता तो हम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। ये बड़ी कंपनियों में जनरली होता है जब परचेज सेल, छोटी छोटी परचेज सेल भी एग्रीमेंट पर होती है कि आपको इतने डेट तक सामान बेचना है। देखो बेसिकली क्या होगा, अभी हम समझते हैं सर कॉल कर दी, सामने वाले सामान मंगा लिया, सामने वाले ने अगर सामान टाइम पर नहीं पहुंचाया, रॉ मटेरियल टाइम पर नहीं पहुंचाया तो लेबर खाली बैठी रहेगी, बहुत लॉस हो जाएगा हमें। इसलिए प्रैक्टिकली बड़ी कंपनी में ये होता है कि जब भी ऑर्डर आता है तो बिल्कुल लीगल ऑर्डर जाता है, एग्रीमेंट की तरह ऑर्डर जाता है। सामने वाले ने एक्सेप्ट करके भेज दिया कि हाँ जी हम आपको सामान भेज देंगे, तो एग्रीमेंट हो गया। ये एग्रीमेंट में ये भी लिखा होगा कि आपको कितने टाइम के अंदर सामान भेजना है। अगर नहीं भेजा तो पर डे इतनी पेनल्टी लगनी चालू हो जाएगी, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल नहीं आता, हमारी लेबर खाली पड़ी रहेगी, बहुत लॉस हो जाएगा। ठीक, तो जो सामान बेचने वाला है वो रिस्क पे हो गया। मान लीजिए मुझे ऑर्डर आया तो मुझे कहा कि आपको 1 मंथ के अंदर सामान भेजना है, अगर नहीं भेज पाए, आपने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया और भेज नहीं पाए तो आपको पर डे इतने 1000 रुपए की पेनल्टी देनी है। तो मैं रिस्क में हूं, तो मैं भी एक एग्रीमेंट में पॉइंट डाल दूंगा कि आपको पेमेंट 2 महीने के अंदर अंदर करनी है, नहीं करोगे तो 1000 रुपए इंटरेस्ट लगेगा आपका डेली का। तो ऐसा एग्रीमेंट ये हम कर सकते हैं कि हम डेटर से इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो लेट पेमेंट करेगा, और डेटर हमसे पेनल्टी ले रहा है अगर हम लेट डिलीवरी दे रहे हैं। ठीक है जी, तो डेटर से इंटरेस्ट के पैसे ले रहे हैं क्योंकि हम डेटर ने पैसे ले लेते हैं, तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है। और लिखा हुआ है बाकी का जो है वो इन्वेस्टमेंट वाला इंटरेस्ट। ढूंढो कहां है ट्रायल बैलेंस के अंदर। इंटरेस्ट दिया हुआ है सर, बीच में रखा ट्रायल बैलेंस के 2000 रुपए। क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम। क्रेडिट साइड में इनकम, लायबिलिटी या कैपिटल ही होती है। इंटरेस्ट हमें डेफिनेटली मिला है। तो 2000 में से क्वेश्चन कह रहा है कि 500 रुपए तो ऐसा है जो डेटर से मिला, बाकी का जो रिमेनिंग वाला है ना वो इंटरेस्ट हमें इन्वेस्टमेंट पर मिला। ये कह रहा है क्वेश्चन। टोटल 2000 रुपए का इंटरेस्ट है ट्रायल बैलेंस के अंदर, जिसमें से 500 रुपीस का तो इंटरेस्ट डेटर से मिला है और बाकी बचा हुआ जो रिमेनिंग इंटरेस्ट है वो इन्वेस्टमेंट पर मिला। एक बार जानते हैं इन्वेस्टमेंट कहां है? इंटरेस्ट की जस्ट ऊपर दे रखी है, इसमें लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट हमने कर रखी है 20,000 रुपीस। इन्वेस्टमेंट क्या होता है याद कराइए? इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन मीनिंग समझाओ उसको, आम आदमी को बताओ कि इन्वेस्टमेंट क्या चीज है। सिंपल है, कंपनी के बाहर पैसे लगाना। सर बिजनेस के पैसे से कोई बाहर कोई खरीदना। परफेक्ट आंसर है जी। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो कहीं हमने बाहर इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस के 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और उस पर इंटरेस्ट रेट पहले से फिक्स्ड है 15% का, और ये भी डेट लिखी हुई है कि हमने इन्वेस्टमेंट कभी करी कब, 1 जुलाई 2020। कितने मंथ हो गए इन्वेस्टमेंट करे? कितने महीने हो गए? कितना टाइम लगता है सर इंटरेस्ट डेज निकालने में, मंथ निकालने में? बड़ा मुश्किल सवाल है, छोटे भाई बहन से पूछना पड़ेगा। 1 जुलाई से 31 मार्च, जुलाई से मार्च को काउंट कर लो। ये देखो ना कि जुलाई में कितने महीने कम है, 3 महीने कम है, 9 महीने आ गए। 1 जुलाई को इन्वेस्टमेंट करी और 31 मार्च को ईयर क्लोज हो रहा है, तो जुलाई से मार्च तक काउंट करोगे तो 9 बैठेंगे। ये सिंपल सा मान लगाओ सर, जुलाई से पहले कितने महीने रह गए? 3 महीने रह गए, 1 क्वार्टर रह गया, बाकी के 9 महीने बचे। ठीक है, तो हमने जहां भी पैसा इन्वेस्ट करा है इंटरेस्ट जो 9 मंथ इन्वेस्ट कर रखा है, ऐसा ही हुआ है, तो इंटरेस्ट हमें 9 मंथ का मिलना चाहिए। चेक कर लेना मिला कि नहीं मिला, और भी नहीं कितना आ रहा है।
देखो ये आ रहा है क्या, Yes, sir. ये आ रहा है नहीं, डबल 250, मतलब मुझे इस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए 2250, मिला कितना, 1500, बाकी का क्या हुआ, एक्रूड, इंटरेस्ट अर्न कर लिया बट रिसीव नहीं। ऐसे एडजस्टमेंट को बोलते हैं सर इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। मतलब सर ये एक्रूड वाली बात कहाँ लिखी है, कहीं नहीं लिखी हुई, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर एसेट के बगल में रेट और डेट दे रखा है। ये हमें एक हिंट दे रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एडजस्टमेंट है, आपको ढूंढनी पड़ेगी एडजस्टमेंट क्या है। क्वेश्चन क्लियरली नहीं बता रहा एक्रूड इंटरेस्ट है, खुद मान लगाओ। तो इन्वेस्टमेंट कर रखी है सर हमने 20,000 रुपए की 15% के रेट से 9 महीने के लिए, तो हमारा उस पर इंटरेस्ट की अर्निंग बनती है 2250। एक्चुअल में रिसीव हुआ है 1500, इसका मतलब 750 अभी भी मिलना बाकी है, उसी को एक्रूड इंटरेस्ट कहते हैं। लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है जी, उसमें साफ साफ नहीं लिखा हुआ एक्रूड इंटरेस्ट, ये हमें खुद ही कैलकुलेट करना, और ये भी लिखा हुआ एक्रूड इंटरेस्ट, और कोई इन्फॉर्मेशन यदि कैलकुलेट करो, कुछ में कहीं लिखा ही नहीं कैलकुलेट भी करना। हमें डेट और रेट देख करके समझ जाना कि सर इसमें कोई ना कोई पॉइंट है, कोई ना कोई एडजस्टमेंट है। इसी को बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर छुपी होती है। कितने पॉइंट होगा सर, दोबारा देखते हैं। टोटल इंटरेस्ट मिला 2000, जिसमें से 500 तो डेटर वाला है, इन्वेस्टमेंट वाला 1500 है, लेकिन वो होना चाहिए था 2250 रुपए, 750 अभी भी मिलना बाकी है, वो एक्रूड इंटरेस्ट। मुझे बताइए इस साल टोटल इंटरेस्ट की अर्निंग कितनी, इस साल टोटल इंटरेस्ट की अर्निंग कितनी, 2750। कैसे आया सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड 1500, एड एक्रूड 750, एड डेटर्स 500। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट से मिला 1500, 750 एक्रूड है, मिलना बाकी है, और 500 डेटर से मिला। टोटल इंटरेस्ट की अर्निंग हुई इस साल की 2750। 2750 में से 500 रुपए डेटर वाले हैं और बाकी के 2250 इन्वेस्टमेंट वाले हैं। टोटल इंटरेस्ट की अर्निंग हुई 2750। एक्रूड इंटरेस्ट और एसेट होता है कि लायबिलिटी, Asset. ये कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं एग्जाम में। नोटिंग करता है, तो मैं हमेशा सबकी नोटिंग करते रहना चाहिए। इंश्योरेंस क्लेम वाली एंट्री हो, चाहिए वाली एंट्री हो, या चार्ट बना रखा हो, कुछ भी सब कुछ नोट करते रहना चाहिए चौथे पेज पर। इन 3 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया आपने, ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी। एग्जाम के लेवल से 10-20% ऊपर ही लेवल रखा हुआ है मैंने। इस एग्जाम में आपको इजी ही एडजस्टमेंट मिलेंगे, डेफिनेटली सेटअप नहीं मिल सकती। नोट कर लिया जी सबने, डेबिट कार्ड चेक करते हैं सर। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है सर इंटरेस्ट 2000 रुपए, और एडजस्टमेंट से हमने निकाला कि एक्रूड वाला 750, 2000 प्लस 750, 2000 एक ही बनाना था, 750 इसके अंदर ऐड कर दिया, 70 क्रेडिट हुआ है, एसेट में लिखा है, 70 डेबिट हुआ है, 70 दो बार आ गया, एक डेबिट और एक क्रेडिट, 2000 एक ही बार आया क्रेडिट, ठीक है। 200 ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा तो एक ही बार आना है, 2000 रुपए एक ही बार आया, बस वो स्प्लिट होकर के आया, 1500 से 500 आया तो 2000 रुपए ही है, और एक ही बार आया 2000 रुपए ट्रायल बैलेंस के अंदर एक ही बार आया, बस स्प्लिट होकर के आया 2000, 1500 से 500 आया तो एक ही बार है। एडजस्टमेंट से निकाला मैं 750 रुपीस का एक्रूड, वो दो बार आना है, क्रेडिट में प्लस करा मतलब क्रेडिट करा, एसेट में लिखा मतलब डेबिट करा। डन जी, बढ़े आगे। पॉइंट नंबर 10 मैनेजर कमीशन प्रॉफिट का है, सबसे लास्ट में करना है जी क्वेश्चन के। अब मैं आ रहा हूं ट्रायल बैलेंस के अंदर।
पॉइंट नंबर 4 से 7 तक छोड़े हुए डेटर क्रेडिटर वाले में आ जाइए। ट्रायल बैलेंस में पहले आइटम एडवर्टाइजमेंट हो गया, Yes, sir. परचेज हो गया, Yes, sir. सेल्स नहीं हुआ है ना, सेल्स लिख लीजिए। जब देखो रिटर्न है कि नहीं, इस अकाउंट में आती है मेन इनकम। क्या कह रहे हो? जो सर हम सेल्स करते हैं उससे जो हमारी इनकम होती है वो किस अकाउंट में आती सेल्स अकाउंट में, है? सर इन तीनों में से सेल्स अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट। सर ये डेटर वाले तो उसमें आने चाहिए क्योंकि सर वो है ना जिनने हमारा वो लिए थे और उनसे परचेज करी थी सर, ये तो फिर उसमें आने चाहिए ना 500 रुपये। देखो अंडर आप ये है कि सर डेटर से जब हमें पैसा मिलता है तो हमारी इनकम होती है, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में लिखते हो आप सेल्स के नाम से। अब डेटर से इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी डेटर से इनकम हो रही है हमारी, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं लिखते? देखिए जी, डेटर से गुड्स के पैसा मिलना ये हमारा मेन काम है, डेटर से इंटरेस्ट का पैसा मिलना ये हमारा मेन काम नहीं है। ठीक है, ये बाई चांस वाली इनकम है, इरेगुलर नेचर की है, ऑब्जेक्टिव नहीं है बिजनेस का टू अर्न इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में, मेन इनकम में सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ही जाती है, बैंक, एनबीएफसीज, इनकी होती है इंटरेस्ट मेन इनकम, ये मेन इनकम में जाती है। अदर बिजनेसेस है तो अदर इनकम ही है। ठीक है, सेल्स लिख दीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 13,50,000। रिटर्न है तो माइनस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे, और रिटर्न नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे। एडजस्टमेंट अभी हमारी 5 रहती है, 4 से 7 तक और 10, 5 हुई है, 5 रहती है। वापस टैबलेट्स पर आगे जी, लिखा हुआ डेबिट में सेल्समैन कमीशन 30,000। क्या लग रहा है, एक्सपेंस है कि इनकम? एक्सपेंस है। तो डेबिट साइड में तो इनकम हो ही नहीं सकती, डेबिट साइड में अमाउंट दे रखा है तो या तो एसेट मिलेगा या एक्सपेंस मिलेगा, कोई तीसरी आइटम नहीं मिल सकती। टू सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन का खर्चा है सर, हम सेल करवा रहे हैं सेल्समैन से, जो डोर टू डोर सामान बेचते हैं उन्हें कमीशन देते हैं हम पर यूनिट, ये वो वाला खर्चा है। गुड्स को बनाने का खर्चा नहीं है, बेचने का खर्चा है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएम अकाउंट में आ रहा है, ट्रेडिंग में नहीं। ट्रायल बैलेंस की आइटम एक ही बार आएगी। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल हो गया, Yes, sir. बिल्स पेबल हो गया, नहीं तो लिख दीजिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नोटिस करें मैं ट्रायल बैलेंस लिख रहा हूं, जितनी भी आइटम वो एक ही बार लिख रहा हूं, 2 बार नहीं। ट्रायल बैलेंस की आइटम एक ही बार आनी है, 2 बार नहीं। नेक्स्ट, डेटा क्रेडिट में थोड़ा रोके रखे कराऊंगा। बैड डेट्स रिकवर्ड 4,000 रुपए, बैड से रिकवर्ड लिखा भी था हमने इस क्वेश्चन में, 5,000 रुपए है ना, तो इसी में ऐड कर लीजिए। सेम अकाउंट 2 बार नहीं लिखेंगे हम, 4,000 पहले से थे बैड डेट्स रिकवर्ड, 5,000 के और हो गए, टोटल 9,000। पॉइंट नंबर सेकंड में 5,000 के लिखे हुए हैं एडजस्टमेंट में, और इसमें भी 4,000 के मिलेंगे, टोटल 9,000 के हो गए। 4 + 9, 4 + 5 आउटर कॉलम में 9। नेक्स्ट, बैड एंड प्रोविजन उससे रिलेटेड है, जो एडजस्टमेंट छोड़ी है मैंने। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ये भी उससे रिलेटेड है। आगे इन्वेस्टमेंट एट द 50% हो गया, नहीं हुआ। नहीं। इन्वेस्टमेंट कहां लिखी है, इंटरेस्ट तो निकाला था बस। इन्वेस्टमेंट एसेट होती है सर, एक बार आएगी। इन्वेस्टमेंट एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आनी है। बढ़ेंगे आगे। इंटरेस्ट हो चुका है। Yes, sir. लोन फ्रॉम एड्यूटोर, लोन लिया है कि दिया है? दिया है। ये वाला लोन एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी। तो क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, लायबिलिटी हो सकती है, एसेट हो नहीं सकती। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सर डेट भी दे रखी और रेट भी दे रखा,
मतलब इम्प्लाइड एडजस्टमेंट समझ जाना हमें, तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करेंगे। लोन है 40,000 का, इंटरेस्ट का रेट है 18%, कितने मंथ का? 9 months. कैलकुलेशन चेक करें, कैलकुलेशन चेक करें एक बार। 40,000 का लोन है, 18% का रेट है, 9 मंथ का टाइम है। कैलकुलेशन चेक करें एक बार, कितना आ रहा है इंटरेस्ट? जी आ रहा है। और नेक्स्ट लाइन में कितना लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन? 2,000। सर हमने लोन लिया हुआ है 40,000 रुपए का 18% के रेट से 9 मंथ के लिए, तो हमें इंटरेस्ट कितना पे करना चाहिए? 5,400। एक्चुअल में कितना पे करा है? 2,000। तो बाकी का आउटस्टैंडिंग हो गया ना। अगेन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहीं नहीं लिखा, ये हमें डेट से रेट से खुद पता लगा कि लोन के हिसाब से हमारा साल का इंटरेस्ट बनता है 5,400, लेकिन हमने एक्चुअल में पे करा है 2,000, तो बचा आउटस्टैंडिंग। टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं। एक तरीका यही कैलकुलेशन दिखा दो, आउटर कॉलम में 5,400, ब्रैकेट में ये वाली कैलकुलेशन, आउटर कॉलम में 5,400, या फिर टू इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000, एड आउटस्टैंडिंग 3,400, आउटर कॉलम में 5,400। पहला ऑप्शन टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखो, ब्रैकेट में दिखाओ ये वाली कैलकुलेशन, सीधा आउटर कॉलम में 5,400, या फिर इंटरेस्ट पे करा 2,000, एड आउटस्टैंडिंग और आउटर कॉलम में दोनों प्रेजेंटेशन 100% सही। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी में आता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 3,400। डेबिट क्रेडिट चेक करें। 2,000 रुपीज ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं एक बार, 2,000 रुपए एक ही बार लेगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दे रखा, हमने एडजस्टमेंट से निकाला है, वो 2 बार आता। इवन डेबिट में ऐड करा मतलब डेबिट करा, लायबिलिटी में लिखा मतलब क्रेडिट करा, एक डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। पीएनएल की बताई मैंने आपको 2 तरीके से प्रेजेंटेशन, ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाओ, सीधा आउटर कॉलम में अमाउंट लिखो, ये मत दिखाओ कि क्या ऐड करा क्या लेस करा, क्योंकि सिंपल सी बात, पूरे नॉमिनल का इंटरेस्ट आना है, खर्चा आउटर वाला। प्रेजेंटेशन का ऑप्शन एक लायबिलिटी साइड में भी है, देखते हैं क्या। लोन 40,000, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,400, टोटल 43,400। लोन और इंटरेस्ट को कंबाइन करके लिखा है। एक ये भी प्रेजेंटेशन है जो कि सही है। प्रैक्टिकली देखिए क्या होता है, पढ़ाई लिया आपने इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगता, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। बेसिकली अगर मैंने अभी तक लोन पर इंटरेस्ट पे नहीं करा और अगले साल मेरा टोटल लोन कितने का बन गया और अब मुझे इस पे इंटरेस्ट देना, अगर ऐसा है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला लोन है तो ऐड करके दिखाया जाता है। अगर ऐसा नहीं है, ओरिजिनल लोन पर ही इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता, सिंपल इंटरेस्ट वाला लोन लिया हुआ है तो लोन को अलग और इंटरेस्ट को अलग दिखाया जाता है। एग्जाम में ये बात मेंशन नहीं होती कि सिंपल इंटरेस्ट वाला लोन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला लोन है, इसलिए हमारे पास एग्जाम में चॉइस हो जाती है कि ऐड करके दिखाएं या अलग दिखाएं। प्रेजेंटेशन दोनों ही नोट कर लीजिए आप, उसके बाद आपको जो करना हो आपकी इच्छा। ये वाली प्रेजेंटेशन दोनों नोट करना, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्रैकेट में सॉल्व करके आउटर कॉलम में सीधा अमाउंट, या फिर इस तरीके से ऐड करके ऐसी लायबिलिटी साइड में लोन को अलग इंटरेस्ट को अलग, या फिर दोनों कंबाइन करके। दोनों ही प्रेजेंटेशन 100% सही है। पढ़ लीजिए आगे।
इसके बाद कैपिटल एंड ड्राइंग्स लगाएंगे। पता लग रहा है कैपिटल का अमाउंट कौन सा, ड्राइंग्स का अमाउंट कौन सा, बताओ। कैपिटल का क्रेडिट नेचर होता है, ड्राइंग्स का डेबिट नेचर होता है। कैपिटल 2,17,000 माइनस ड्राइंग्स 11,000 और आगे आपको स्पेस काफी छोड़ना है, आपको पता है पिछले क्वेश्चन से काफी चीजें प्लस माइनस कर रखी थी इसमें हमने। ट्रायल बैलेंस की आइटम एक ही बार आनी है। कैपिटल दे रखा था क्रेडिट साइड में तो लायबिलिटी में लिखा हुआ मतलब क्रेडिट कर रखा। ड्राइंग्स दिया हुआ था डेबिट साइड में, लायबिलिटी में से माइनस करा मतलब डेबिट करा, और एक ही बार आना क्योंकि ट्रायल बैलेंस की आइटम। पीडीसी पोस्ट डेटेड चेक, ये क्या चीज है सर, हमारे कस्टमर से हमें चेक मिल गया है लेकिन उसमें डेट फ्यूचर की डिलीवरी है, बाद की डिलीवरी, तो अभी बैंक में डाल नहीं सकते उस चेक। हमारे पास ये एसेट है क्योंकि इसको आगे एंडोर्स भी कर सकते हैं और कुछ दिन के बाद इसको इनकैश भी कर सकते हैं। तो एक एसेट है, इसको लिख लें बैलेंस शीट एसेट साइड। आप लोग फुल फॉर्म में लिखेंगे, जहां पर भी लिखेंगे पोस्ट डेटेड चेक बैलेंस शीट एसेट साइड। फ्री होल्ड प्रीमिसेस, लैंड एंड बिल्डिंग को बोलते हैं प्रीमिसेस, एसेट होती है 6,59,000। नेक्स्ट क्लास में याद दिलाएं, फ्री होल्ड पे डिस्कशन करेंगे, फ्री होल्ड क्यों लिखा हुआ वर्ड। आगे लोन टू मिस्टर एडी, लोन एसेट है कि लायबिलिटी है वाला, एसेट है या लायबिलिटी, एसेट सर, डेबिट साइड में दे रखा तो एसेट ही तो होगा, इसलिए ये एसेट साइड में। तो पहले दो लोन से भुगत चुके हैं, इस लोन में क्या करना, कोई रेट नहीं दे रखा, कोई डेट नहीं दे रखी, इसलिए कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, ना इंटरेस्ट लेने की ना इंटरेस्ट देने की किसी की भी। बैलेंस शीट एसेट साइड सिर्फ लिखना आपको लोन टू मिस्टर एडी 16,000 एसेट साइड, ठीक है। और बैलेंस शीट में कोई सीक्वेंस नहीं, जो मुझे लिखो ऊपर नीचे, थोड़ा सा नीचे लिखो या ऊपर लिखो, कहीं जगह खाली लिखना मत लिखो। लोन फ्रॉम मिस्टर गेट 25,000 एसेट है कि लायबिलिटी, लायबिलिटी सर, क्रेडिट साइड में दे रखा है तो पक्की बात है लायबिलिटी है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 25,000। फ्रेट इनवर्स, जैसे एग्जाम में आ जाए फ्रेट ऑन परचेज, किधर लिखना है इसको, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ये गुड्स बनने से पहले का खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। टू फ्रेट इनवर्स, जब एग्जाम में आ सकता है, टू फ्रेट ऑन परचेज इस नाम से, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। टू फ्रेट आउटवर्ड्स या फिर ऑन सेल्स, P&L अकाउंट डेबिट साइड। सर ये सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, P&L अकाउंट डेबिट साइड। सेलिंग एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, P&L अकाउंट डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक रह गया है। नेक्स्ट क्लास में क्या क्या बचेगा इस क्वेश्चन के अंदर, एडजस्टमेंट नंबर 4, 5, 6, 7 और 10, 5 एडजस्टमेंट बचनी है। और बैलेंस शीट के अंदर एडजस्टेड परचेज क्या होता है, डेटर बैड डेट क्लोजिंग में क्या करना है, फ्री होल्ड क्या होता है, और एक क्लोजिंग स्टॉक टॉलरेंस के अंदर क्या करना है। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आज के।